जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के ओवरऑल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा फोकस मेरा बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन पे होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कि कैसे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इट विल बी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद हम क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे। फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके दौरान एक्चुअली एनर्जी बनती है, और उसके बाद हम रेस्पिरेशन का ओवरऑल एनर्जी बजट भी अंडरस्टैंड करेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें हासिल होती है। देखिए बेटा, लेक्चर के स्टार्ट में ही एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि लफ्ज हमने चाहे रेस्पिरेशन का यूज किया है, हमने अभी पर्टिकुलरली एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स को पढ़ना है। बिकॉज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि एक तो उसके बारे में बात ये है तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी बजट। दूसरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अल्कोहलिक में अल्कोहल कैसे बन रही है, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है, वो हमने पढ़ लिया है। जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है, दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो इसको हम आज लेके चलेंगे। सो रेस्पिरेशन में पर्टिकुलरली आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं मेरा बच्चा। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट। अब आई होप कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको याद होगा कि ये वो रेस्पिरेशन की टाइप है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसका जो ओवरऑल प्रोसेस है, पहले तो वो हम जरा अपने सामने रख लेते हैं, फिर उसको स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरह है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्लूकोज। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ग्लूकोज से C6H12O6 से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है 6O2, और ये टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये तो हमने वन लाइनर रिएक्शन लिख दिया एरोबिक रेस्पिरेशन का, बट डेफिनेटली वन लाइनर नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टेप वाइज होता है। आइए बेटा इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है जनाब एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में दो बातें जनाब इनिशियली। पहली बात तो ये है मेरा बेटा कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, ये सिमिलर है, सेम है, कॉमन है इन बोथ एरोबिक एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी याद रखिए ग्लाइकोलिसिस होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है। आपको याद होगा जब मैंने एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों रेस्पिरेशन की टाइप्स का पहला स्टेप सेम है। वो पहला स्टेप कौन सा था भला? वो पहला स्टेप वो था जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था बेटा 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। ये वाला जो प्रोसेस था ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। एक और बात याद रखिए बेटा कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां होता है जनाब? क्लोरोप्लास्ट में होता है, बल्कि ये होता है जनाब साइटोप्लाज्म में। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नाउ दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये बात आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले पता भी होगी, हमने की भी है लेक्चर में। नई बात आज के लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये है कि बेटा जब ग्लाइकोलिसिस होती है ना, तो इस पाइरुवेट के साथ साथ एटीपी भी बनता है, 2 एटीपी भी बनते हैं, और 2 NADH भी बनते हैं। याद कीजिए एटीपी और NADH एक्चुअली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम तो रेस्पिरेशन में कर ही रहे हैं कि इस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लीजिए कि यहां से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हुई है, तो पहले स्टेप में ही ग्लाइकोलिसिस में ही ग्लूकोज से 2 एटीपी भी बन गए हैं और 2 NADH भी बन गए हैं। अच्छा, और साथ बन गया ग्लूकोज से पाइरुवेट। यहां तक आके ये जो पहला स्टेप होता है ये कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल जो है ये हमारा दूसरा स्टेप है। पाइरुवेट देखिए डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं चला जाता, बल्कि क्रेब्स साइकिल से पहले भी एक छोटा सा स्टेप होता है, और उसमें जो
हमारा पायरोवेट है वो बेसिकली एक चीज में चेंज होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोए। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ कोएंजाइम ए अटैच होता है। तो होता ये है कि इधर से पायरोवेट होता है और पायरोवेट अटैच होता है एक एंजाइम कोएंजाइम के साथ जिसको कहते हैं कोएंजाइम ए। तो पायरोवेट वो पायरोवेट जो ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं और कोएंजाइम में मिल के बना देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए तक बनने का जो मामला है वो क्रेब्स साइकिल से पहले का है। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना वो आके एंटर होता है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के चक्कर में भी NADH बनता है मेरा बेटा, यहां पर भी NADH बनता है। अच्छा, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है तो यहां से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्रेब्स साइकिल मेरा बच्चा साइटोप्लाज्म में नहीं होता, जैसे यहां पर हम ग्लाइकोलिसिस का केस पढ़ रहे थे। जो क्रेब्स साइकिल है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता, बल्कि क्रेब्स साइकिल होता है जनाब माइटोकॉन्ड्रिया में। होता ये है कि पायरोवेट बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा उससे और एसिटाइल कोएंजाइम ए साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। बाकी सारे का सारा प्रोसेस यहां पे होगा। अच्छा, अब यहां पे आ गया जी एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ होता क्या है। भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यहां पर क्रेब्स साइकिल में फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला काम यहां पे ये होता है, ठीक हो गया। दूसरी बात सुनिए जरा, दूसरा काम क्या होता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ एटीपी बनते हैं, कुछ जो है NADH यहां पे भी बनते हैं और कुछ FADH2 भी यहां पे बनते हैं। याद कीजिए जैसे NADH जो था ना हमारा, ये तो देखिएगा जनाब, NADH जो था ना हमारा या NADPH जो था हमारा, ये मेरा बेटा बन रहे थे एक चीज से जिसको हम कह रहे थे NAD, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह ये जो FADH2 है ना, ये भी बनता है एक कोएंजाइम से, एक न्यूक्लियोटाइड से बेसिकली, जिसको हम कहते हैं FAD+। इसको हम जैसे NAD को बोलते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह FAD को बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियो, फ्लेविन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ना एक न्यूक्लियोटाइड है। तो क्रेब्स साइकिल में देखो क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में और इसके कन्वर्ट होने से एटीपी बना, NADH बना, FADH2 बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक हो गया जी। यहां पे आके आपका क्रेब्स साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी ले लीजिए कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बट ये जो हमारा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो हमारा तीसरा स्टेप है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों चीजों को एनर्जी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारा क्रेब्स साइकिल भी बेटा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। हमारे पास जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो NADH और FADH2 है बेसिकली इन पे काम होता है, इनसे रिलेटेड कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। मैं चाहता हूं कि हमने 2 स्टेप करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारी ये जो मेन इक्वेशन थी उसमें से हमारे कितने प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए। देखो, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो गया कि हमारा ग्लूकोज जो है वो यूज हो गया है। सिमिलरली दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये रिजॉल्व हो गया कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट्स में ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कुछ एनर्जी भी बनती है। तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी वाला प्रॉब्लम भी हमारा काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। हमारे एटीपी यहां भी बने, हमारे एटीपी यहां भी बने, NADH भी यहां पे बन रहे हैं। अब एक चीज रह गई है कि ऑक्सीजन यूज कहां हो रही है और वाटर बन कहां रहा है। तो कुछ ऑक्सीजन तो बेटा यहां पर क्रेब्स साइकिल में ही यूज हो जाती है, बाकी की जो ऑक्सीजन है वो यहां पर ETC में यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पहला काम हो रहा है मेनली, वो तो समझ लीजिए ना, वो ये हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है मेरा बेटा, ये यूज हो रही है वाटर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो समझ आ गई वाटर की कि ऑक्सीजन से आ रही है,
बट ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से आ गया, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये NADH यहां बना है, ये FADH2 यहां बना है, यहां भी NADH बना है, और यहां भी हमारे पास NADH बना है। ये सारे के सारे NADH और FADH2 यहां पर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, NADH हो या FADH2 हो, इन सारे के सारों की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए बेटा, हमने ना फोटोसिंथेसिस में जब लाइट एक्शन पढ़े थे ना, तो वहां ये अंडरस्टैंड किया था कि ये NADPH जो है या NADH, ये दोनों एक ही चीज है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, सेल की एनर्जी करेंसी है ATP। अब सेल ने पता है किया क्या, सेल ने जब ग्लूकोज तोड़ा ना, तो ग्लूकोज की एनर्जी को कैप्चर करता गया, काबू करता गया, इकट्ठा करता गया। ठीक है, यहाँ पे उसने NADH में कर लिया, वहां पे उसने FADH2 में कर लिया। अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया है ना, तो प्रोसेस के एंड पे उसने जितनी भी एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठी की है ना, वो उन सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले आता है। NADH को ले आएगा, FADH2 को ले आएगा, और इन सब की एनर्जी, इनको ब्रेकडाउन करके इन सब की एनर्जी से भी अपने ATP बना लेगा, क्योंकि उसकी करेंसी तो ATP ही है, क्योंकि उसने एनर्जी तो ATP की फॉर्म में ही यूज करनी है। तो जितनी भी चीजें उसके पास बनती हैं, वो उन सारी की सारी चीजों को ले आता है और उनको ATP में कन्वर्ट कर लेता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब ये मॉलिक्यूल टूटते हैं ना, जैसे NADH है और FADH2 है, और जब ये मॉलिक्यूल टूटते हैं तो इससे भी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, इससे भी हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके ना ये वाटर बना देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस जो है ओवरऑल होता है। यहां तक आके आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल और ETC, इन दोनों में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये आपने याद रखना है। हमारे लेक्चर का अगला पार्ट है जी एनर्जी बजट फॉर रेस्पिरेशन, कि एक रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस है उसका एनर्जी बजट क्या है, उसमें एनर्जी कितनी बनती है। इसमें आपको 3 मेन चीजें याद रखने की जरूरत है बेटा। वो ये है कि इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो टोटल ओवरऑल ATP बनते हैं, उनकी तादाद है बेटा 36। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से टोटल ATP बनेंगे 36। ठीक है, 2 बातें आपको और याद करने की जरूरत है, और वो ये है कि एक NADH जो है, जब वो ब्रेकडाउन होता है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, जब वो ब्रेकडाउन होता है यहां पर FADH, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसके ब्रेकडाउन होने से 3 ATP बनते हैं बेटा। सिमिलरली जब एक FADH2 ब्रेक होता है तो उसके ब्रेकडाउन होने से 2 ATP बनते हैं बेटा। यानी FADH2 में 2 ATP की एनर्जी होती है और NADH में 3 ATP की एनर्जी होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इन दोनों के अलावा एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी है, ध्यान दीजिए जरा। एक NADH बेटा वो है जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं, और एक NADH वो है जो यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं। ये जो NADH साइटोप्लाज्म में बनते हैं ना बेटा, इनको भी माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाता है, क्योंकि ये जो आपकी ETC है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो अगर आपने NADH को कन्वर्ट करना है ATP में, तो उसको भी आपको पहले जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में लाना पड़ेगा। तो ये जो NADH है ना, NADH फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से जो NADH आता है ना, उसकी भी कैपेसिटी तो 3 ATP की ही होती है, उसकी भी कैपेसिटी तो 3 ATP की होती है, बट उसका एक ATP जो है ना जाया हो जाता है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब ये मॉलिक्यूल NADH का मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसकी एक ATP की एनर्जी जाया हो जाती है। ये 3 ATP में से 1 ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे जाया हो जाता है। तो इसकी जो एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन है वो फिर मेरा बेटा 2 ATP होती है, उस NADH की जो साइटोप्लाज्म से आ रहा है। लास्टली मेरा बच्चा, आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये टोटल 36 ATP बन कैसे गए। मैंने आपको ये तो बता दिया कि NADH से इतने बनते हैं, FADH2 से इतने बनते हैं, बट
एक आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए कि कौन से स्टेप में टोटल एटीपी कितने बने और ये 36 कैसे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस से। देखिए ग्लाइकोलिसिस में दो चीजें होती हैं, एक तो दो एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में और दो एनएडीएच बनते हैं। और ग्लाइकोलिसिस का मैंने आपको केस बता दिया कि उन एनएडीएच से दो दो एटीपी बनते हैं क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से आ रहे होते हैं, तो उनका एक एक एटीपी जाया हो जाता है। तो चार ओवरऑल जो हमारे पास एटीपी है, दो सीधे सीधे एटीपी और जो हमारे दो एनएडीएच है वो दो दो एटीपी बनाते हैं, तो चार एटीपी हो। टोटल 6 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से मिलते हैं। तो दो हमारे पास एटीपी इनिशियली और फिर हमारे पास 4 एटीपी आगे एनएडीएच। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप है जी पायरोविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने का। तो मैंने आपको बताया इसके दौरान भी दो एनएडीएच बनते हैं और ये जो दो एनएडीएच है क्योंकि इनसे तीन तीन एटीपी आने हैं तो ये 6 एटीपी टोटल बना देते हैं। आगे अगर हम चले क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली जो एटीपी बनते हैं उनकी तादाद 2 है, 6 एनएडीएच बनते हैं और 2 एफएडीएच2 बनते हैं। ये जो 6 एनएडीएच बनते हैं इनसे हमें 18 एटीपी मिलते हैं और जो 2 एफएडीएच2 बनते हैं उनसे हमें 4 एटीपी मिलते हैं। अब आप अगर इन सारे एटीपी को काउंट करें, 4 तो एटीपी सीधे सीधे बन गए, 2 बन गए जनाब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, 2 क्रेब्स साइकिल में 4 हो गए। 4 एटीपी हमारे पास बने जो ग्लाइकोलिसिस से एनएडीएच आ रहा है उससे 8 हो गए। 8 के बाद 6 एटीपी हमारे पास बने जब एसिटाइल कोए बन रहा है, तो 8 और 6 14 हो गए। 14 और 18 एटीपी बेटा हमारे पास बने एनएडीएच से जो क्रेब्स साइकिल में बनता है। 18 और 14 32 और 4 एटीपी हमारे पास बने एफएडीएच2 के टूटने से। इस तरह टोटल एटीपी हो गए 36। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तोड़ता है तो उससे 36 एटीपी बनते हैं। दिस इज हाउ 36 एटीपीज आर मेड। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।